गुड आफ्टरनून मित्रों, मूल मंत्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। 23 तारीख का टेट का एग्ज़ाम है, उसी को देखते हुए हम एक अधिगम एक चैप्टर है उसी को हम देखते हैं ये, और बार बार यहाँ से चाहे वो यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, वहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है। तो हमारा आज ये ध्येय होगा कि अधिगम को हम पूर्ण रूप से समाप्त करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कहाँ तक जाता है ये वीडियो, और हम कोशिश करेंगे कि थांडाई के सिद्धांत तक लेके जाएं इस वीडियो को। अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। तो आइएगा हम स्टार्ट करते हैं अधिगम को और देखते हैं अधिगम को हम पूर्ण रूप से व्यवहारिक रूप से समझाने का प्रयास करते हैं। तो आइए अधिगम 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 लर्निंग इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग, अर्थात अधिगम जो होता है अंग्रेजी भाषा के लर्निंग शब्द का हिंदी रूपांतरण होता है। और यदि कहा जाए तो अधिगम का अर्थ सीखना होता है, सीखना होता है। कहा जाता है कि अधिगम वही होता है कि अस्थाई व्यवहार में जब परिवर्तन कर दिया जाए तो उसे अधिगम कहा जाता है। यदि अस्थाई व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो अधिगम नहीं कहा जाएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, क्या आप कोई भी बालक बीमार है, क्या उसे आप अधिगम कह सकते हैं? बीमार होने के बाद सही हो जा रहा है, क्या उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है? परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन अस्थाई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इस वजह से वह अधिगम नहीं कहा जाएगा। या कोई भी बालक हो या कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी एक दारू पीने वाला व्यक्ति हो, क्या उसको अधिगम कहा जाएगा? तो अधिगम उसको भी नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा? क्योंकि उसमें रीजन है कि जब तक वह दारू के नशे में रहता है, जब तक तो वह दारू के नशे में रहता है तब तक तो वो अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है, लेकिन जैसे दारू का नशा उतर जाता है फिर वो अपने मूल रूप में आ जाता है। इस प्रकार से वह अस्थाई व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो पाता है, तो वह अधिगम नहीं कहा जाएगा। तो अधिगम कहते किसे हैं? तो अधिगम अनुभव, अधिगम अनुभव, अनुभव, अभ्यास, अभ्यास, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण, इन सब के द्वारा, अनुभव, अभ्यास, प्रशिक्षण, इन सब के द्वारा जब अधिगम कराया जाता है, अधिगम सिखाया जाता है तो उसे अधिगम कहा जाता है। क्यों अधिगम इनको कहा जाएगा? आप धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए मैं ही मनोविज्ञान को मैं पढ़ा रहा हूं, तो धीरे धीरे अनुभव हुआ और हम मनोविज्ञान को पढ़ाना स्टार्ट किए, और इसी अनुभव के द्वारा धीरे धीरे मनोविज्ञान आने लगा, अर्थात हमारे व्यवहार में क्या हुआ? परिवर्तन होने लगा। अभ्यास हुआ, प्रशिक्षण। जिस प्रकार से कोई एक छोटा सा बालक साइकिल को चलाता है, साइकिल को चलाने के बाद होता क्या है, वो एक बार गिरता है, फिर साइकिल को चलाता है, फिर गिरता है और फिर साइकिल को चलाता है। तो इस प्रकार से वह बार बार क्या कर रहा है? अभ्यास कर रहा है, प्रयास कर रहा है। तो वह जीवन भर क्या हुआ? वो अपने व्यवहार में ला लिया, साइकिल चलाना सीख लिया। तो इस प्रकार से अभ्यास करते करते धीरे धीरे बालक साइकिल को चलाना सीख जाता है, तो वह अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लिया, उसे ही अधिगम कहा जाएगा। मित्रों, हम लिखेंगे नहीं, लिखेंगे कम, समझाने का प्रयास हमारा ज़्यादा रहेगा। केवल आप अधिगम को व्यवहारिक रूप से समझिएगा, पूरा का पूरा अधिगम आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है, अनुभव, अभ्यास, प्रशिक्षण के द्वारा दिया गया ज्ञान अस्थाई व्यवहार में परिवर्तन कर ले तो उसे ही अधिगम कहा जाता है। तो ये चीज़ें, जैसे एक परिभाषा है गिलफोर्ड की, कहा जाता है, उन्होंने कहा कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। तो ये चीज़ें होती हैं।
अब अगर ये कहा जाए तो अधिगम को अलग अलग लोगों ने परिभाषित करने का प्रयास किया है, तो और कुछ मनोवैज्ञानिक हैं उनके द्वारा कुछ कथन कहा गया है। तो जैसे स्किनर ने कहा, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। ये स्किनर महोदय कहते हैं, वुडवर्थ महोदय कहते हैं कि अधिगम विकास की एक प्रक्रिया होती है। ये वुडवर्थ की परिभाषा है। हमने गिलफोर्ड की परिभाषा को अभी परिभाषित किया। तो इस प्रकार से कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो आइएगा, ये तो अधिगम रहा। अब आइएगा अधिगम की विशेषता की बात करते हैं। अधिगम की विशेषता क्या होती है? अधिगम जिज्ञासु होता है। अधिगम क्या होता है? अर्थात किसी भी चीज को जानने की इच्छा होती है तो अधिगम जिज्ञासु होता है। अधिगम जिज्ञासु होता है। अधिगम जिज्ञासु होता है। और क्या होता है? अधिगम आंतरिक होता है। अधिगम आंतरिक होता है, लेकिन वह बाह्य रूप में दिखाई देता है। बाह्य रूप में दिखाई देता है। तो ये अधिगम जिज्ञासु होता है, अधिगम आंतरिक होता है, लेकिन वह बाह्य रूप में दिखाई देता है। मित्रों, पूरा नहीं लिख रहे हैं तो आप केवल हमारी भाषाओं को सुनिएगा। निश्चित तौर पे क्या अधिगम दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है, लेकिन बाह्य रूप में दिखाई देता है, आंतरिक होता है। और क्या? अधिगम सार्वभौमिक होता है। अधिगम सार्वभौमिक होता है। अधिगम सार्वभौमिक होता है। अधिगम निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। अर्थात अधिगम निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। तो मित्रों, इस प्रकार से अधिगम को हमने परिभाषित किया, अधिगम की विशेषता को हमने परिभाषित किया। आइएगा और इम्पॉर्टेंट अधिगम के वक्र को हम देखते हैं। क्वेश्चन बार बार यहां से पूछता है कि अधिगम के वक्र से, तो अधिगम के वक्र, अधिगम के वक्र। आइएगा हम लोग, अगर कहा जाए अधिगम के प्रकार कितने होते हैं, तो अधिगम के वक्र के प्रकार 4 प्रकार से होते हैं। और अधिगम का पठार भी आ जाता है, अधिगम वक्र। तो 4 प्रकार के होते हैं। अगर कहा जाए पहला वक्र, अधिगम वक्र कैसे होता है? ये अधिगम का वक्र क्यों इसे कहा जाता है अधिगम का वक्र? पहले इसी को जानने की कोशिश करते हैं। अर्थात जब कभी सीखने की गति में मंदता आती है, कभी तीव्रता आती है, और इसी तीव्रता और मंदता को लेकर कुछ वक्र बनते हैं, इसी को अधिगम वक्र कहा जाता है। तो पहला वक्र समान निष्पादन वक्र, अर्थात समान निष्पादन वक्र का ये इस प्रकार से वक्र बनेगा। इसमें क्या होता है कि जो बालक के सीखने की गति होती है वह समान रूप से वृद्धि करती है, अर्थात घटती बढ़ती नहीं, केवल और केवल बढ़ती है। सीखने की गति में वृद्धि होती है। इसे समान निष्पादन वक्र कहा जाता है। तो ये समान निष्पादन वक्र है। दूसरा नतोदर वक्र में क्या होता है? इसमें क्या होता है? सीखने की गति में पहले मंदता आती है, अर्थात पहले सीखने की गति मंद होती है, बाद में तीव्र होती है। तो इसे नतोदर
वक्र कहा जाता है। बालक में पहले सीखने की गति धीमी होती है, फिर उसके बाद तीव्र गति से वृद्धि होती है, इसलिए इसे नतोदर वक्र कहा जाता है। फिर तीसरा है उन्नतोदर वक्र। उन्नतोदर वक्र में जस्ट नतोदर वक्र का उल्टा होता है और इसमें पहले बालक में सीखने की गति में तीव्रता आती है, फिर बाद में मंदता आती है, तो इसे उन्नतोदर वक्र कहा जाता है। तो आइएगा अब हम इसको थोड़ा सा मिटा दें ताकि और भी वक्र को हम शामिल कर लें। तो यदि अगर समझ में आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। मित्रों, मनोविज्ञान को हम हर एक टॉपिक को बताएंगे, पढ़ाएंगे। ये 23 को एग्ज़ाम है टेट का, इसी वजह से हम इस वीडियो को बना रहे हैं ताकि इसमें से 1-2 क्वेश्चन निश्चित तौर पे आता है। तो आइएगा, ये तो रहा, हमने बताया समान निष्पादन वक्र, नतोदर वक्र, उन्नतोदर वक्र। अब आइएगा मिश्रित वक्र की बात करते हैं। मिश्रित वक्र में क्या होता है? पहली चीज जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछता है कि कौन सा ऐसा वक्र है वह यस आकार का होता है। तो मिश्रित वक्र के आकार यस आकार का होता है। इसमें क्या होता है कि सीखने की गति बालक की धीमी होती है, फिर तीव्र होती है, फिर धीमी होती है, फिर तीव्र होती है। तो इस प्रकार से ये मिश्रित वक्र होता है। फिर आता है अधिगम का पठार। अधिगम का पठार ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 69,000 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके कल 23 तारीख को एग्जाम है यूपी टेट का, तो उसमें आ सकता है। आइएगा थोड़ा सा इसको और ऊपर लिखते हैं, तब जाके और अच्छा समझ में आएगा। आइएगा अधिगम का पठार, आइएगा इसको समझते हैं। इसमें कुछ भी नहीं, केवल इतना ही देखना है, जो ये वक्र बनेगा अर्थात ये क्षैतिज रूप में ऊपर की रेखा होनी चाहिए, तो यही अधिगम का पठार होगा। अधिगम के पठार का मतलब क्या है? अर्थात एक समय के बाद सीखने की गति जो होती है वह शून्य हो जाती है, उसमें वृद्धि की संभावना नहीं रहती है, वही अधिगम का पठार कहलाता है। तो अधिगम के पठार को हमने बताया। अब आइएगा अधिगम के वक्र बनने के क्या कारण हो सकते हैं, इसको भी हम थोड़ा सा देखते हैं। तो अधिगम के वक्र बनने के कारण क्या हो सकते हैं? पहली चीज, शारीरिक दोष भी हो सकता है। शारीरिक दोष के साथ साथ गलत पढ़ाने का तरीका भी हो सकता है, अभ्यास का अभाव भी हो सकता है, दुर्घटना भी हो सकती है, वातावरण भी हो सकता है। तो ये चीजें अधिगम के कुछ वक्र बनने के कारण होते हैं। गलत संगत का प्रभाव भी होता है। अगर गलत संगत पड़ गई तो निश्चित तौर पे अधिगम का वक्र बनेगा ही बनेगा, कभी तीव्र और कभी मंद। तो ये अधिगम का वक्र रहा। आइएगा अधिगम स्थानांतरण को हम देखते हैं। अधिगम स्थानांतरण आइएगा अधिगम स्थानांतरण, इसको भी हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं। अधिगम स्थानांतरण क्या होता है? मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं अधिगम स्थानांतरण, जिसमें पहला है सकारात्मक, दूसरा है नकारात्मक, तीसरा है शून्य स्थानांतरण। तो इस प्रकार से 3 स्थानांतरण मुख्य रूप से होते हैं। गौण रूप से हमने देखा, गौण रूप से भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे
क्षैतिज स्थानांतरण, ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण, एक पार्श्विक स्थानांतरण, द्विपार्श्विक स्थानांतरण। लेकिन पहले हम इसको देखते हैं। इसके पहले हम देखते हैं स्थानांतरण का अर्थ क्या होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तित कर देना, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना ही स्थानांतरण कहलाता है। अब सीखने की बात आई कि एक सीखा हुआ कौशल दूसरी जगह कैसे स्थानांतरित किया जाता है, इसी को अधिगम स्थानांतरण कहा जाता है। तो आइएगा, पहले सकारात्मक स्थानांतरण को हम लिखेंगे नहीं मित्र, केवल हमारी भाषाओं को समझिएगा। सकारात्मक स्थानांतरण होता क्या है। एक सीखा हुआ कौशल जब दूसरे कौशल में प्रयोग किया जाए तो वही सकारात्मक स्थानांतरण कहलाएगा। जैसे हमने क्या कहा, एक सीखा हुआ कौशल दूसरे कौशल में प्रयोग किया जाए तो वो सकारात्मक स्थानांतरण कहलाएगा। जैसे हमने क्या किया, साइकिल चलाने के बाद बाइक चलाने में आसानी, या स्कूटी चलाने के बाद बाइक चलाने में आसानी, अर्थात हमने साइकिल को चलाना सीखा तो हम उस कौशल का प्रयोग बाइक चलाने में कर रहे हैं, तो ये सकारात्मक स्थानांतरण होगा। जो हमने सीखा उसका प्रयोग किसी दूसरी जगह पर कर दिया, ये सकारात्मक स्थानांतरण होगा। नकारात्मक स्थानांतरण क्या होता है। एक सीखा हुआ कौशल दूसरे कौशल में प्रयोग ना किया जाए, अर्थात बाधा पहुंचाती है, उसे नकारात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। जैसे हम अमेरिका में, या कोई भी व्यक्ति अमेरिका में ड्राइविंग करता है तो वह भारत में ड्राइविंग नहीं कर पाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल है। इस तरीके से हर जगह, हर कोचिंग, हर इंस्टीट्यूट वाले ये एग्जाम्पल देते हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि क्या ट्रक चलाने के बाद हेलीकॉप्टर को चला लेंगे, नहीं चला पाएंगे, अर्थात नकारात्मक स्थानांतरण। एक सीखा हुआ कौशल दूसरे कौशल में बाधा पहुंचा दे रहा है तो उसे नकारात्मक स्थानांतरण कहा जाएगा। शून्य स्थानांतरण क्या होता है। शून्य स्थानांतरण एक सीखा हुआ कौशल दूसरे कौशल पे कोई प्रभाव ना डाले, उसे शून्य स्थानांतरण कहा जाएगा। जैसे ज्योग्राफी पढ़ने के बाद, कोई ज्योग्राफी पढ़ रहा है, कोई मैथ खेल रहा है, उसमें दोनों में कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है, तो इस प्रकार से ये शून्य स्थानांतरण कहा जाएगा। तो हमने ये तो स्थानांतरण की बात कर ली, मुख्य रूप से 3 प्रकार के। अब आइएगा थोड़ा सा गौण रूप पर भी हम जिक्र कर लें। क्षैतिज स्थानांतरण, ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण की भी हम बात कर लें। क्षैतिज स्थानांतरण, ऊर्ध्व स्थानांतरण, उसके बाद एक पार्श्विक, उसके बाद द्विपार्श्विक स्थानांतरण। आइएगा समझते हैं क्षैतिज स्थानांतरण क्या होता है। आप लोग इसको बहुत आसानी से समझेंगे। क्षैतिज स्थानांतरण, क्षैतिज की रेखा जो बनती है वो सीधी बनती है, ऊर्ध्वाधर की रेखा इस तरीके से बनती है। तो आइएगा हम समझते हैं इसको कैसे समझते हैं। क्षैतिज स्थानांतरण में आप केवल एक विषय को रखिएगा, केवल एक विषय को रखिएगा। अर्थात जैसे हम कहें कि क्षैतिज, जैसे हम गणित पढ़ने के बाद यदि हमें जोड़ घटाव गुणा भाग आने लगे तो हम क्या करेंगे, हम उस जोड़ घटाव गुणा भाग का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, मार्केट में कर सकते हैं कि नहीं। हम किसी सामान को खरीदने जाएं, 100 रुपए में 100 रुपए लेके जाएं और उसमें से हम 80 रुपए का सामान खरीदें तो दुकानदार से हम 20 रुपए मांग सकते हैं या नहीं मांग सकते हैं। तो अर्थात गणित पढ़ने के बाद हमने क्या किया, एक विषय को पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं उसका हमने प्रयोग किया, अर्थात एक चीज को, एक विषय को सीखकर हम अपने व्यवहार में प्रयोग कर लिए। इसी को क्षैतिज स्थानांतरण कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण, ऊर्ध्वाधर में 2 विषय की बात ध्यान दीजिएगा, 2 विषय आप लोग लीजिएगा। जैसे 2 विषय को कैसे, किसी एक विषय को पढ़िए और उसके सहयोगी रूप में दूसरा भी विषय होगा। जैसे हम कहें
कि भूगोल को पढ़ने के बाद पर्यावरण में आसानी होगी या नहीं होगी। सिंपल सी चीज है कि भूगोल को पढ़ने के बाद पर्यावरण में आसानी होगी पढ़ने में। तो इस प्रकार से दो विषयों को सीखकर हम एक विषय को सीखकर और एक विषय में अधिगम स्थानांतरण कर सकते हैं। अगर हम कहें कि पॉलिटी पढ़ने के बाद इतिहास में कुछ काम आएगा या नहीं आएगा, निश्चित तौर पे आता है, क्योंकि संवैधानिक विकास उसमें भी है, संवैधानिक विकास उसमें भी पढ़ना रहता है। तो ये चीजें हैं, दो विषयों में काम आ जाता है, ये ऊर्ध्व स्थानांतरण कहा जाता है। एक पार्श्विक और दो पार्श्विक किसे कहा जाता है? एक पार्श्विक, ये दोनों ध्यान दीजिएगा, शरीर के अंगों से लिया जाता है। शरीर के अंगों से आप ये समझेंगे कैसे शरीर के अंग? एक पार्श्विक अर्थात एक हाथ, कोई भी व्यक्ति जैसे दाएं हाथ से खाने का कार्य भी कर रहे हैं और दाएं हाथ से मेहंदी लगाने का भी कार्य कर रहे हैं, तो ये एक पार्श्विक अर्थात एक ही हाथ से दोनों कार्य कर रहे हैं, इसी को एक पार्श्विक स्थानांतरण कहा जाता है। द्विपार्श्विक स्थानांतरण क्या होता है? अर्थात एक हाथ से कोई कार्य कर रहे हैं और दूसरे हाथ पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, तो इसे द्विपार्श्विक स्थानांतरण कहा जाता है। आइएगा इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। कैसे? हम बाएं हाथ से बॉलिंग कर रहे हैं, दाएं हाथ पर प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? निश्चित तौर पर पड़ रहा है, तो ये द्विपार्श्विक स्थानांतरण कहा जाता है। तो हमने इस प्रकार से अधिगम को बताया, अधिगम की विशेषता को बताया, अधिगम के वक्र को बताया, अधिगम के स्थानांतरण को बताया। आइएगा अब हम थोड़ा सा सिद्धांत की बात करते हैं। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को 5 मिनट के अंदर हम आपको लेक्चर के माध्यम से बताएंगे। और विश्वास मानिएगा मेरे मित्र, एक क्वेश्चन पिछली बार भी यूपी टेट में आया था, जो पेपर कैंसिल हुआ था, और इस बार भी उम्मीद है आने के थॉर्नडाइक के सिद्धांत से बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो आइएगा अधिगम के सिद्धांत में पहला हम थॉर्नडाइक के सिद्धांत को पढ़ते हैं। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को पढ़ते हैं। थॉर्नडाइक ने अधिगम के सिद्धांत में सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। ये पहला क्वेश्चन जो बनता है, कहाँ के ये निवासी थे? तो ये अमेरिका के निवासी थे। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? ये एजुकेशनल साइकोलॉजी इनकी पुस्तक थी। और इन्हीं थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अगर हम कहें मनोविज्ञान के जनक किसे कहे जाते हैं तो अरस्तु को कहा जाता है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक को कहा जाता है। यदि हम कहें आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है तो विलियम जेम्स को कहा जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। तो आइएगा हम देखते हैं 1913 ईस्वी में इनकी पुस्तक का नाम था एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये अमेरिका के निवासी थे। तो आइएगा पहले थॉर्नडाइक के सिद्धांत के उपनाम हम देखते हैं और उसी उपनाम के आधार पर प्रयोग करके दिखाते हैं क्या क्या चीजें इन्होंने, इनके उपनाम एस आर बांड अर्थात एस का मतलब स्टिमुलस होता है, आर का मतलब होता है रिस्पांस अर्थात रेनफोर्स, स्टिमुलस अर्थात उद्दीपक। उद्दीपक किसे कहते हैं? किसी भी चीज को देखकर जब कोई बालक अनुक्रिया करता है तो उसे हम उद्दीपक कहते हैं। जैसे हम कहें कि हम इस मोबाइल को देखकर हमारे मन में कोई अनुक्रिया या हम कोई अनुक्रिया कर रहे हैं, तो ये चीजें उद्दीपक कहलाती हैं। उद्दीपक सिंपल सी चीज है, आप ऐसे ही देख सकते हैं कि जैसे हम सभी के या आप सभी के कोई रिश्तेदार आते हैं, जो सबसे प्रिय रिश्तेदार आते हैं, उनके आने के बाद हम लोगों के मन में कुछ इच्छा जाहिर होती है, कुछ अनुक्रिया करते हैं, दाना पानी लाते हैं, तो उसी को हम जब देखकर कोई अनुक्रिया करते हैं तो उसी को उद्दीपक कहा जाता है। अर्थात हमारे लिए उद्दीपक कौन हुआ? वो हमारे रिश्तेदार हुए। तो इस प्रकार से उद्दीपक को हम स्पष्ट किया। अब आइएगा एस आर बांड, फिर इसी को प्रयास एवं त्रुटि का
सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत या प्रयत्न का सिद्धांत, संयोजन वाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत। तो इस प्रकार से एसआर बांड प्रयास एवं त्रुटि या प्रयत्न का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, इन्होंने प्रयोग किस पर किया था, थोड़ा सा आइएगा उस चित्र के माध्यम से हम देखते हैं। इन्होंने जो प्रयोग किया था वह भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था, भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। और यहाँ पे इन्होंने एक लीवर को लगाया था थार्नडाइक महोदय ने, और उद्दीपक के रूप में क्या रखा था, मृत मछली को रखा था, मृत मछली को रखा था। ये पजल बॉक्स है, पजल बॉक्स है, ये पजल बॉक्स है, ये उद्दीपक का कार्य कर रही है, उद्दीपक का कार्य कर रही है। आइएगा, इन्होंने जो प्रयोग किया है ये लीवर है। इसी एग्जाम्पल के माध्यम से हम इन सब नामों को स्पष्ट करते हैं क्यों इनका नाम पड़ा। स्टिमुलस रिस्पांस, अर्थात पहले उद्दीपक को देखती है भूखी बिल्ली, उसके बाद क्या करती है, रिस्पांस करती है, अर्थात उछल कूद मचाती है। यह भूखी बिल्ली भूखी है। अब इधर उधर ये पूरा का पूरा बंद है, लीवर लगा है। अब यह इसे नहीं पता है कि यहाँ पे लीवर लगा है। जब इस उद्दीपक को देख रही है, जालीदार था, थोड़ा सा दिखाई दे रहा था, तो ये उछल कूद मचा रही थी। उछल कूद मचाने के बाद उद्दीपक को देखी और उद्दीपक को प्राप्त नहीं कर पा रही थी। तो क्या कर रही थी, प्रयास कर रही थी, गलती हो रही थी, प्रयास कर रही है, गलती हो रही है। फिर उसके बाद एक बार अचानक क्या हुआ, संयोग बस हुआ कि इस लीवर पर इस बिल्ली का पैर पड़ जाता है और लीवर जैसे ही खुलता है मृत मछली अर्थात उद्दीपक को भूखी बिल्ली प्राप्त कर लेती है। तो इसी वजह से संयोजनवाद का सिद्धांत इसका नाम पड़ा। और जब मृत मछली और भूखी बिल्ली को प्राप्त करती है तो ये दोनों के बीच में संबंध स्थापित होता है। तो इसी वजह से इनका नाम संबंधवाद का सिद्धांत नाम पड़ा। आइएगा, कुछ इनके प्रमुख रूप हैं, इनको भी हम देखते हैं क्या हैं। कुछ इनके नियम हैं, थार्नडाइक के बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। तो आइएगा, इनके प्रमुख नियम की हम बात करते हैं। प्रमुख नियम इनके 3 हैं, प्रमुख नियम 3 हैं। पहला नियम तत्परता का नियम, तत्परता का नियम, तत्परता का नियम। दूसरा अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम। उसके बाद तीसरा प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम। इसी को संतोष या असंतोष, असंतोष का नियम भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रभाव का नियम या संतोष या असंतोष का नियम, ये स्किनर के सिद्धांत पर, इसी नियम पर आधारित है। पूछा जाता है कि थार्नडाइक के सिद्धांत का कौन सा नियम स्किनर के सिद्धांत पर लागू होता है, तो यही प्रभाव का नियम या संतोष या असंतोष का नियम। पहले आइएगा इसको हम समझते हैं। थार्नडाइक कहते हैं किसी चीज को प्राप्त करने के लिए हमेशा क्या रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। यदि लक्ष्य को प्राप्त करना है तो पहले तत्पर रहना चाहिए, ये तत्परता का नियम। फिर अभ्यास का नियम, फिर ये कहते हैं कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, बार बार प्रयास करना चाहिए। तो ये चीजें बिल्ली कर रही थी, तत्पर थी किसको पाने के लिए, उद्दीपक को पाने के लिए, अभ्यास कर रही थी उद्दीपक को पाने के लिए। प्रभाव का नियम, संतोष या असंतोष का नियम। जब एक बार भूखी बिल्ली लीवर को दबाने के बाद लीवर संयोग बस दबता है और वह उद्दीपक को प्राप्त कर लेती है, इस प्रकार से कई बार करती है,
तो फिर उसे पता चल जाता है कि लीवर को दबाने के बाद हमें उद्दीपक प्राप्त हो जाएगा। तो यही कहते हैं जब जब उसे उद्दीपक की जरूरत अर्थात भोजन की जरूरत जब जब पड़ती थी तब तब वह लीवर दबा के भोजन को प्राप्त कर लेती है। इसका मतलब क्या है? प्रभाव का नियम या संतोष का नियम, अर्थात जिस कार्य में आपको ज्यादा मजा आए, जितना मजा आए वही कार्य आप बार बार करने का प्रयास करेंगे। तो संतोष आपको यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको यदि उस कार्य में मजा आ रहा है, संतोष हो रहा है, तो आप बार बार उसको कार्य करने की कोशिश करेंगे। असंतोष हो रहा है तो आप उस कार्य को बार बार नहीं करेंगे। इसी को प्रभाव का नियम या संतोष का नियम। अब आइएगा गौण नियम की भी हम बात करते हैं। गौण नियम 5 प्रकार से होते हैं, ये तो 3 प्रकार से, 5 प्रकार से। पहला नियम बहु अनुक्रिया का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, बहु अनुक्रिया। दूसरा नियम आंशिक का नियम, आंशिक का नियम। तीसरा नियम मानसिक का नियम, मानसिक। चौथा सादृश्य, सादृश्य का नियम। और पांचवा साहचर्य का नियम, साहचर्य का नियम। ये इस प्रकार से आइएगा हम समझते हैं गौण नियम को। बहु अनुक्रिया का नियम क्या होता है? बहु अनुक्रिया अर्थात भूखी बिल्ली कई अनुक्रिया की, बहुत बार अनुक्रिया की, बहु माने बहुत, बहुत अनुक्रिया की। जैसे हम लोग यदि पढ़ा रहे हैं किसी बच्चे को, एक ट्रिक से ना समझ में आए, एक शिक्षण से ना समझ में आए, एक विधि से ना समझ में आए, तो हम किसी दूसरी विधि का भी प्रयोग करेंगे। तो इसी प्रकार से भूखी बिल्ली भी कभी इधर कूदी, कभी उधर कूदी, कभी इधर, कभी उधर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी अगल, कभी बगल, अर्थात बहुत सारी अनुक्रिया की। इसी को बहु अनुक्रिया का नियम कहा जाता है। आंशिक का नियम थॉर्नडाइक कहते हैं किसी भी चीज को सीखने के लिए, आंशिक का मतलब टुकड़ों में बांट लेना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर किसी चीज को सीखा जाता है। तो इनके थॉर्नडाइक के सिद्धांत में आंशिक का नियम भी काम करता है। मानसिक का नियम अर्थात किसी भी चीज को सीखने के लिए मानसिक रूप से तत्पर रहना चाहिए, ये चीजें मानसिक का नियम कहती हैं। फिर सादृश्यता का नियम क्या होता है? सादृश्यता का नियम अर्थात अपने पूर्व अनुभव के आधार पर, अपने पूर्व अनुभव के आधार पर किसी समस्या को सॉल्व कर लेना ही सादृश्यता का नियम कहलाता है। जैसे मैं टेट पास हूं, अगर हम अपने पूर्व अनुभव के आधार पर दोबारा यदि देने की जरूरत पड़ी तो जितना मेहनत हमने उस समय किया था उतनी मेहनत यदि हम उस समय आज भी करेंगे तो निश्चित तौर पर टेट हम पास हो जाएंगे। या कोई भी चाहे जो एग्जाम हो, चाहे जो भी एग्जाम हो, यदि उस तरीके से यदि कोई कार्य करेगा तो निश्चित तौर पर अपने पूर्व अनुभव के आधार पर वह कार्य कर लेगा, अपनी समस्या को सॉल्व कर लेगा। साहचर्य का नियम ये कहता है एक उद्दीपक दूसरे उद्दीपक का कार्य लास्ट में करती है, अर्थात दोनों एक दूसरे से मिले जुले होते हैं। आइएगा एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे हम लोग गांव में पहले सर्कस देखते हैं, सर्कस में देखते हैं मदारी के साथ एक बंदरिया आती है। बंदरिया पहले क्या किया होगा? क्या बंदरिया इस तरीके से किया होगा? पहले मदारी ने बंदरिया को बंदरिया ही कह के बुलाता रहा होगा, पहले बंदरिया कह के बुलाता रहा होगा कि ये बंदरिया नाच, तो बंदरिया नाचना स्टार्ट कर देती थी। तो जब बंदरिया नाचना स्टार्ट कर देती है, एक समय के बाद ऐसा आता है कि फिर मदारी बंदरिया को नहीं बुलाता है, बंदरिया को नहीं बुलाता है। क्या करता है? वो केवल और केवल उस डंडी को ऐसे बोर्ड पर पटकता है और तुरंत बंदरिया नाचना स्टार्ट कर देती है। तो ये साहचर्य का नियम अर्थात एक उत्तेजक दूसरे उत्तेजक में मिला तो ये चीजें होती हैं, पहले उद्दीपक की समाप्ति हो जाती है और दूसरा उद्दीपक साथ में चलता है, यही साहचर्य का नियम कहलाता है। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। हम कोशिश ये करेंगे कि हमेशा एक एक बिंदु का पर जिक्र करें और पूरे के पूरे मनोविज्ञान को हम टॉपिक वाइज समाप्त करेंगे। मित्रों, 23 के बाद हम मिलेंगे सुपर टेट के लिए। एक एक वीडियो आपके YouTube चैनल पर रहेगा, मूल मंत्रा क्लासेस से जाएगा
हर वीडियो को आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, बताइएगा। यदि सही लगेगा तो और भी वीडियो बनाया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।